झारखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव को लेकर सभी जिलों में बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने सुबह 11 बजे अपने अपने जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की अधिसूचना जारी की। अब सभी निकायों में आज गुरुवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। सभी निकायों में नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। उम्मीदवार निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत किसी उम्मीदवार के नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में महज 3 वाहनों का ही प्रवेश होगा। वही नामांकन के समय अधिकतम 5 व्यक्ति का ही इस परिधि में प्रवेश हो सकेगा। निर्वाची पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय ही नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच कर ली जाए। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। बताते चले कि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 6 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। आयोग ने पहले ही चुनाव चिन्ह निर्धारित कर दिए हैं। 23 फरवरी को मतदान होगा तथा 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। रांची में नगर निकाय चुनाव तक निषेधाज्ञा लागू। राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2026 की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम वर्ग का क्षेत्र में लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। जुलूस या सभा में किसी भी तरह के हथियार ले जाने और प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, नारा लिखना या झंडा लगाना मना होगा। निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। 5 या उससे अधिक लोग शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या गलत संदेश पोस्ट करना मना होगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीन विवाद बना खूनी साजिश की वजह, सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। शूटर समेत 6 गिरफ्तार। खूंटी के चर्चित पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या किसी तत्कालिक विवाद का नतीजा नहीं, बल्कि जमीन कारोबार से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद और सुनियोजित साजिश का परिणाम था। हत्या की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी, जिसे शूटरों और सहयोगियों की मदद से अंजाम दिया गया। खूंटी SP मनीष टोप्पो ने बताया कि इस हत्याकांड में शूटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी जमीन खरीद फरोख्त के कारोबार में सक्रिय थे और CNT गरमजरुआ जमीन से जुड़े लेन देन को लेकर सोमा मुंडा से उनका विवाद चल रहा था। इसी विवाद में सोमा मुंडा को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। साजिश के तहत हथियार, मोटरसाइकिल और शूटरों की व्यवस्था की गई थी। 7 जनवरी 2026 को सोमा मुंडा जब अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनका पीछा किया। जमुआदार तालाब के पास देसी पिस्टल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने SIT गठित कर तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की। जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां, 2 मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 44 वर्षीय दानियल सांगा, 20 वर्षीय सुमित दाल सांड, 20 वर्षीय मार्कुस सांगा, 25 वर्षीय रोशन मिंज और 35 वर्षीय संदीप खलगो और 32 वर्षीय संतोष दाल सांड शामिल हैं। UGC एक्ट के विरोध में रांची में निकाला गया मसाल जुलूस। बुधवार को रांची में UGC एक्ट के विरोध में एक विशाल और शांतिपूर्ण मसाल जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस लकड़ी टाल से पिस्का मोड़ तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, छात्राओं और युवाओं ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई छात्र नेता गौरव सिंह, बंटी सिंह, गौरव आनंद और युवा नेता अभिनव तिवारी ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शनकारियों ने UGC एक्ट को छात्र हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने या इसमें आवश्यक संशोधन करने की मांग की है। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यह विरोध किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि यह छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की रक्षा के लिए किया जा रहा है। छात्र नेता गौरव सिंह ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे। छात्र हितों की अनदेखी होती रहने तक आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद के झरिया में 3 लोगों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, एक की हालत गंभीर। JMM नेता पर आरोप। धनबाद के झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 लोगों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक की हालत गंभीर है। लोगों को जलाने का गंभीर आरोप JMM नेता पर लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जाँच कर रही है। घटना मंगलवार देर रात डिगवाडी इलाके में हुई। आरोपी की पान की गुमटी को लेकर हुए विवाद के बाद JMM नेता मदन राम ने अपने ही चचेरे भाई उत्सव राम व विवेक राम तथा एक अन्य विनायक गुप्ता पर गुमटी में
रखा पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उत्सव राम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि बदन राम व उत्सव राम के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की जा चुकी है। घटना के बाद बुधवार को जोड़ापोखर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और तीनों घायलों का बयान दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। घायलों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायियों का आंदोलन समाप्त। रेलवे अधिकारियों से वार्ता के बाद बनी सहमति। रेलवे रैक में पत्थर और कोयले की ढुलाई बाधित थी। पाकुड़ और साहिबगंज के पत्थर व्यवसायियों द्वारा रेलवे की विभिन्न समस्याओं को लेकर 11 दिनों से जारी आंदोलन समाप्त हो गया है। यह आंदोलन रेलवे के महाप्रबंधक जीएम के साथ हुई वार्ता के बाद खत्म हुआ। इस दौरान रेलवे रैक में पत्थर और कोयले की ढुलाई बाधित थी। व्यवसायी रेलवे द्वारा यात्रियों की उपेक्षा और सुविधाओं की कमी से नाराज थे। उनकी प्रमुख मांगों में दिल्ली पटना के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करना, कोविड के दौरान बंद की गई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से चलाना, यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और शताब्दी एक्सप्रेस का पाकुड़ में ठहराव शामिल था। इन मांगों को 16 जनवरी से पत्थर ढुलाई और 24 जनवरी से कोयला ढुलाई बंद कर दी गई थी। रेलवे के जीएम ने आंदोलन कर रहे प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इस दौरान शताब्दी एक्सप्रेस का पाकुड़ में ठहराव, भागलपुर के लिए एक लोकल ट्रेन का प्रावधान जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन से जुड़े, पाकुड़ में बंद पड़े एस्केलेटर को चालू करना, साहिबगंज में लोको सेट का निर्माण और वाराणसी एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी का एक पूरा कोच जोड़ने का आश्वासन दिया गया। इन आश्वासनों के बाद व्यवसायियों ने आंदोलन वापस ले लिया। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी लाइन हाजिर। वर्दी में पत्नी संग रील बनाने पर हुई कार्रवाई। पाटन के अंचल निरीक्षक नए थाना प्रभारी नियुक्त। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को वर्दी में पत्नी के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसकी जगह पाटन के अंचल निरीक्षक चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह घटना गणतंत्र दिवस पर हुई, जब इंस्पेक्टर चौधरी ने थाना परिसर में अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए एक रील बनाई थी। जो है वायरल वीडियो में वह वर्दी पहने हुए अपनी पत्नी को टोपी पहनाते हुए दिख रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में वर्दी की गरिमा और अनुशासन भंग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने बुधवार को इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। देवघर नगर निकाय चुनाव सुरक्षा को लेकर एसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। देवघर में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सौरभ कुमार ने बुधवार को जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य लक्ष्य मतदाताओं को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है। एसपी ने कहा कि जिले के सभी मतदान केंद्रों, विशेषकर संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अवैध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की तिथियां की घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशेष योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन फरवरी और मार्च 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय पत्र नियमित एवं बैकलॉग का आयोजन 15 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। वहीं तृतीय पत्र की परीक्षा 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 के बीच आयोजित होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सभी परीक्षाओं की तिथि की जानकारी 8 फरवरी से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी पत्रों की परीक्षा रांची स्थित विभिन्न सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कैरो गांधी अपहरण कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ के बाद हुई विधिवत गिरफ्तारी। साजिश की परतें खंगाल रही पुलिस। कैरो गांधी अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा निवासी अतुल सिंह, गया जिले के रहने वाले उपेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को मामले में अहम प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन अपहृत कैरो गांधी को सकुशल बरामद किया गया था, उसी दिन तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में संलिप्तता के संकेत मिलने के बाद पुलिस ने विधिवत प्रक्रिया पूरी करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी की भूमिका और पहचान को लेकर पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक विवरण साझा नहीं किया गया है। इस बिंदु पर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। अपहरण के पीछे साजिश, उद्देश्य और इसमें शामिल अन्य संभावित लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। डीजीपी खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन। बारामती में लैंडिंग के दौरान गिरकर खाक, सभी 5 सवार मारे गए। अंतिम संस्कार आज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई है। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम
मोहन नायडू ने बताया है कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई और सभी की मौत हो गई। वहीं पवार का अंतिम संस्कार बारामती में आज गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। रांची नगर निगम चुनाव, सोशल मीडिया पर एक लाइक भी पड़ेगा भारी, हो सकती है सजा। नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव के दौरान शांति भंग करने वालों के लिए अब कोई ढील नहीं होगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर गतिविधि पर प्रशासन की 24 घंटे 7 दिन कड़ी निगरानी रहेगी। अब सिर्फ भड़काऊ पोस्ट लिखना ही नहीं, बल्कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना या फॉरवर्ड करना भी अपराध होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स पूर्व ट्विटर पर धार्मिक, जातिगत या समाज में तनाव फैलाने वाले किसी भी पोस्ट पर सीधे FIR दर्ज होगी। खास बात यह है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन सीधे जिम्मेदार होंगे। अगर ग्रुप में गलत पोस्ट गई तो एडमिन पर भी कार्रवाई तय है। प्रशासन ने एडमिन को चिताया है कि जरूरत पड़ी तो ग्रुप को ओनली एडमिन मोड में रखे। चुनाव के दौरान शहर में पटाखे, आतिशबाजी, लाठी, हथियार विस्फोटक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह रोक शादी की बारातों पर भी लागू होगी। राजनीतिक रैली या जुलूस में बिना अनुमति लाउड स्पीकर या 3 से अधिक वाहन पाए गए तो उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। जमशेदपुर में 48 घंटे बाद किशोर का शव बरामद। 26 जनवरी को अंकुश कालिंदी डूब गया था नदी में। एनडीआरएफ की टीम ने शव निकाला बाहर। जमशेदपुर के डोंगा घाट से घटना के 48 घंटे बाद बुधवार को 11 वर्षीय बालक अंकुश कालिंदी का शव बरामद किया गया है। अंकुश 26 जनवरी को पानी में डूब गया था। बुधवार को एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। यह घटना जमशेदपुर के बारीडी क्षेत्र स्थित बजरंग चौक के डोंगा घाट में 26 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी। बिरसा नगर निवासी अंकुश कालिंदी पानी में डूब गया था। घटना की सूचना तत्काल सिद्धगोड़ा थाना और स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। सूचना के बावजूद समय पर प्रभावी खोज बचाव अभियान शुरू नहीं हो सका। स्थानीय लोगों और परिजनों ने लगातार गोताखोरों और आधुनिक उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन की मांग की, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग 48 घंटे का समय लग गया। इस देरी से स्थानीय निवासियों में आक्रोश बढ़ गया। परिजन लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे। आखिरकार विधायक पूर्णिमा दास के हस्तक्षेप के बाद एनडीआरएफ की टीम जमशेदपुर पहुंची। इसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज किया गया और डोंगा घाट क्षेत्र से बालक अंकुश कालिंदी का शव बरामद कर लिया गया। चतरा में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत, वन विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। चतरा जिले में जंगली हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाथियों के हमले में घायल हुए एक और युवक विकास भुइयां की हजारीबाग में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया। वन विभाग की कथित निष्क्रियता के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग को कुंदरी के पास अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा राशि दिया जाए और हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के ठोस उपाय किए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे सड़क जाम नहीं हटाएंगे। कुंदरी क्षेत्र में हाथियों के लगातार हमलों से ग्रामीण भयभीत हैं। हाल ही में हुए इन हमलों में मनोज भुइयां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल विकास भुइयां ने भी हजारीबाग में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इन 2 मौतों और कई पालतू जानवरों के मारे जाने के बाद सोनपुर और रामपुर के ग्रामीण प्रशासन से नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और पुलिस प्रशासन केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंगलवार रात भी हाथियों ने सोनपुर गाँव में घुसकर कई पालतू जानवरों को मार डाला और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गिरिडीह से अपहृत 2 नाबालिग सहेलियां बरामद। रेप के बाद धनबाद में छोड़ भाग रहे ट्रक ड्राइवर व खलासी गिरफ्तार। पॉक्सो में मामला दर्ज। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग सहेलियों को पहला फुसलाकर पश्चिम बंगाल ले जाने और उसके साथ रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीसरी थाना प्रभारी की तत्परता से पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया है। वही घटना में शामिल ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन तीसरी थाना क्षेत्र से एक गाँव से 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की सूचना मिली थी। शुरुआत में अपहरण के एंगल से जांच करते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पीछा किया। इसी क्रम में तीसरी पुलिस पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुंची, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले आरोपी लड़कियों को लेकर स्थान बदल चुके थे। इसके बाद पूरी रात पीछा करते हुए गिरिडीह के डुमरी टोल प्लाजा पर सघन वाहन जांच की गई, जहां एक ट्रक से यूपी निवासी ड्राइवर अमित कुमार यादव और खलासी छोटेलाल यादव को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे दोनों लड़कियों को धनबाद के बरवाडा में उतार चुके हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम बरवाडा पहुंची और वहां से दोनों नाबालिगों को सकुशल बरामद कर लिया गया। रांची में पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया शुरू। रांची जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप पर सही तरीके से दर्ज नहीं होने पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। इसको लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पाया गया कि टीकाकरण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी जानकारी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS और आधार ID जैसी जरूरी जानकारियां ऐप में सही ढंग से दर्ज नहीं हो पा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को ऐप चलाने का पूरा प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण यह समस्या सामने आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर जिले में पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिकाएं और हर प्रखंड से चुनी गई आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल होंगी।
धनबाद बार एसोसिएशन का रास्ता बंद, अधिवक्ताओं का विरोध, अधिवक्ताओं ने दी चेतावनी, रास्ता जल्द बहाल नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन न्याय कार्य रहेगा बंद। धनबाद बार एसोसिएशन के रास्ते को जिला प्रशासन द्वारा बंद किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि रास्ता जल्द बहाल नहीं किया गया तो आज गुरुवार से धनबाद में अनिश्चितकालीन न्याय कार्य बंद रहेगा। यह रास्ता सदर अस्पताल परिसर के भीतर स्थित था और धनबाद बार एसोसिएशन के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग था। अधिवक्ता कई दिनों से इस रास्ते का उपयोग आने जाने और वाहन पार्किंग के लिए कर रहे थे। हाल ही में जिला प्रशासन ने इस रास्ते को बाउंड्री वॉल बनाकर पूरी तरह से बंद कर दिया है। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ताओं ने धनबाद कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खुलेंगे बचत खाते। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राओं जिनका अब तक बैंक खाता नहीं खुल पाया है, उनके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा झारखंड द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए पोस्ट पेमेंट्स बैंक में बचत खाता खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऐसे छात्र जिनका खाता अब तक किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में नहीं खुला है, उनके लिए अब IPPB के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता झारखंड की अंडर 19 बालिका टीम ने जीता स्वर्ण पदक। मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित कुमायन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की अंडर 19 बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने मेजबान मणिपुर को कड़े संघर्ष में 1-0 से पराजित कर टाइटल अपने नाम कर लिया। 23 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की टीमें शामिल थी। झारखंड की बालिका टीमें ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित खेल, बेहतरीन टीम वर्क और मजबूत डिफेंस के दम पर खुद को किताब का प्रबल दावेदार साबित किया। फाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन झारखंड की रक्षा पंक्ति ने मणिपुर के लगातार हमलों को नाकाम किया। मैच के निर्णायक क्षण में झारखंड के स्टार खिलाड़ी काजल कुमारी ने शानदार गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। यही गोल अंत तक निर्णायक साबित हुआ और झारखंड ने स्वर्ण पदक पर अपने नाम कर लिया। यूजीसी के नए ड्राफ्ट के विरोध में हिंदू छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए ड्राफ्ट के विरोध में बुधवार को विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय के नए परिसर से शुरू होकर पुराने परिसर तक संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी दर्ज कर अपना नैतिक समर्थन दिया। इस मौके पर संघ ने इस ड्राफ्ट के औचित्य पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यूजीसी की ओर से प्रस्तावित नया नियम समानता और समावेशन के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों का हनन करता है। पलामू के बर्खास्त अनुसेवकों का लोक भवन के सामने धरना प्रदर्शन, समायोजन की मांग। राजधानी रांची में लोक भवन के सामने 251 बर्खास्त अनुसेवक समायोजन की मांग को लेकर लगातार 20 दिनों से धरना दे रहे हैं। अनुसेवक प्रकाश कुमार सिंह, कंचन पांडे, उमेश पासवान समेत अन्य ने कहा कि 3 जनवरी को पलामू से पैदल मार्च करते हुए रांची पहुंचे समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बर्खास्त अनुसेवक ने बताया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। साल 2017 में लिखित परीक्षा हुई थी। साल 2018 में नियुक्ति हुई। सभी 251 अनुसेवक 28 फरवरी 2025 तक सरकारी कार्यालयों में सेवा करते रहे, लेकिन 1 मार्च 2025 को बिना सूचना दिए हुए सभी को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त हुए अनुसेवकों में से 2 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। बर्खास्त अनुसेवकों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन का भी निर्णय लिया जाएगा। इनकी मुख्य मांग है कि बर्खास्त अनुसेवकों को जब तक समायोजन नहीं किया जाता तब तक पलामू जिला में आयोजित नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर समायोजन किया जाए। बर्खास्त 2 मृतक अनुसेवकों के परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए और 251 अनुसेवकों को बिना शर्त समायोजित किया जाए। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं को अनुशासन में रहने की दी हिदायत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में बुधवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री केशव वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप कुमार और उपनेता राजेश कश्यप, सभी चारों मंत्री तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदीप कुमार बलमुचु तथा डॉक्टर अजय कुमार के अलावा सांसद सुखदेव भगत व कालीचरण सिंह मुंडा उपस्थित हुए। वैसे तो इस बैठक में झारखंड में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। राज्य के ज्वलंत और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विमर्श किया गया। आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की गई। राहुल गांधी को झारखंड आने का भी प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इन सब विषयों के अलावा पार्टी हाईकमान ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दी है।
लातेहार में बिना हेलमेट वाले 60 दोपहिया चालकों का कटा चालान। लातेहार जिला परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। डीटीओ उमेश मंडल ने बताया कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मैट्रिक इंटर की परीक्षा व नगर पंचायत चुनाव को देखते हुए ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की। लातेहार जिला नियंत्रण कक्ष में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बिना हेलमेट से बाइक व स्कूटी चलाने वालों का ई चालान काटा गया। कुल 60 वाहनों से बतौर जुर्माना 60,000 रुपए का ई चालान काटा गया है। डीटीओ ने बताया कि प्रशासन की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करने की अपील की है। राज्यपाल से मिले सऊदी अरब में मारे गए मृतक के परिजन। विजय कुमार महतो के शव को भारत लाने के लिए लगाई गुहार। 23-24 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत दुधपनिया निवासी विजय कुमार महतो की मौत हो गई थी। मौत के पीछे गोली लगना वजह रहा था। घटना के 3 माह बाद भी शव अभी तक देश नहीं लाया जा सका है और न ही परिजनों को मुआवजा मिला है। अब इस मामले को लेकर बुधवार को मृतक की पत्नी बसंती देवी, मृतक के पिता सूर्य नारायण महतो, सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के साथ अन्य परिजन राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले और आवेदन सौंपा। निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची से कराना सुनिश्चित करे राज्य सरकार। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पुराने मतदाता सूची से होने वाले निकाय चुनाव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने की तैयारी है। नगर निकाय चुनाव उसी वोटर लिस्ट से होगा जिससे विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले जुड़े वोटर ही वोट कर सकेंगे। इस स्थिति में पिछले 15 महीनों में मतदाता सूची में शामिल हुए नए मतदाता और वे मतदाता जिन्होंने अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराया है, नगर निकाय चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। मरांडी ने कहा कि यह सर्वविदित है कि मतदाता सूची का वार्षिक या अर्धवार्षिक पुनरीक्षण नियमित रूप से होता है। इसके बावजूद यदि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा। लोकतंत्र में मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखना गंभीर अन्याय है। राज्य सरकार से मांग की है कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं ताकि शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 29 से। धनबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही धनबाद जिला प्रशासन चुनावी प्रक्रिया में जुट गया है। पूरे राज्य में एक ही चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया 29 जनवरी को शुरू होगी और 4 फरवरी तक चलेगी। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार धनबाद नगर निगम के मेयर, वार्ड पार्षद तथा चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों का नामांकन पत्र समाहरणालय भवन में भरे जाएंगे। इसे देखते हुए परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामगढ़ से महाराष्ट्र पुलिस ने युवक को पकड़ा। 79 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी। पुलिस ने 15 लाख रुपए बैंक के माध्यम से होल्ड कराया। महाराष्ट्र पुलिस ने रामगढ़ पुलिस के सहयोग से एक युवक को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बुधवार को रामगढ़ शहर के वार्ड नंबर 8 स्थित पंजाबी मोहल्ला से हुई। युवक पर 79 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। गिरफ्तार युवक की पहचान पंजाबी मोहल्ला निवासी आशीष सिंह पिता नवीन सिंह के रूप में हुई है। यह मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ कैंट झारखंड में सामने आया है। रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन कुमार पांडे ने बताया है कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि ठगी की राशि में से कुछ रकम आशीष सिंह के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। आशीष सिंह के खाते में 49 लाख रुपए थे जिन्हें उसी दिन अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। युवक के खाते में आई रकम में से करीब 15 लाख रुपए बैंक के माध्यम से होल्ड करा दिया गया है। शेष राशि को अन्य खातों में